हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू शिक्षा दृष्टि द एजुकेशनल चैनल। क्लास 10th की जो हम लोग फिजिक्स की सीरीज लेके चल रहे थे, उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के पहले 3 पार्ट को देखा था, जिनमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसके बाद फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी कंडक्टर वायर और सर्किट डायग्राम देखा था। आज हम लोग का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वो ओम्स लॉ पे बेस है और इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में 3 नंबर में आते हैं। या तो इस पे न्यूमेरिकल देते हैं या तो इसी के बारे में पूछ के डायरेक्ट ग्राफ पूछ लेते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ क्या होता है। तो 1827 में जर्मन फिजिसिस्ट है, उनका नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम। उनका नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया। रिलेशन किसके बीच था? इन्होंने जो रिलेशन एस्टेब्लिश किया, रिलेशन बिटवीन V एंड I। उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन दिया। कब दिया? 1827 में दिया। और किसने दिया? जॉर्ज साइमन ओम जी ने दिया, जो कि जर्मन फिजिसिस्ट थे। तो यहां पर जो रिलेशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन था, वही आज हम लोग को जानना है। तो ये हिस्ट्री की थोड़ी बातें थी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग जो है ओम्स लॉ को देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ इन्होंने जो रिलेशन दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर कोई सर्किट है जिसमें करंट फ्लो हो रही है और हम उसके अगर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो जो करंट होगा सर्किट में वो भी इंक्रीज करेगा। जैसे अगर 5 वोल्ट मान लेते हैं, ये कोई सर्किट थी, ये हो गया बल्ब, ये हो गई की और ये कंप्लीट है। ये V, ये प्लस, ये माइनस, करंट फ्लो हो रही है, बल्ब ग्लो कर रहा है, ये की हो गई और करंट ये। उन्होंने कहा अगर यहां पर हमने पहले 5 वोल्ट रखा, हमने यहां पर जो वोल्टेज रखा, पोटेंशियल डिफरेंस रखा, वो 5 वोल्ट रखा और यहां पर 2 एम्पियर करंट अगर फ्लो कर गई, 2 एम्पियर करंट फ्लो कर गई, फिर हम सोचे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये उसका जो है क्या है, नीड है, बेसिक नीड है कि टेम्परेचर जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। यहां पर हमने पहले 5 वोल्ट रखा और करंट को मेजर किया, मानते हैं वो 2 एम्पियर आ गई। फिर हमने जब मेजर किया, इस बार हमने 8 वोल्ट पे लिया, और मान लेते हैं यहां पर कोई करंट आई, वो 3.4 एम्पियर आ गई। तो इस तरह से हम रीडिंग लेते जाएंगे और करंट बढ़ती जाएगी। मतलब जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, उसी हिसाब से करंट की वैल्यू सर्किट में बढ़ेगी या घटेगी। ये किसी भी पर्टिकुलर मेटेलिक वायर के लिए, मतलब कंडक्टर के लिए या फिर लोड के लिए। लोड क्या है? यहां पर हमारा बल्ब है, फैन है या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है। तो इसको हम लोगों ने समझा। अब इसी को उन्होंने मैथमेटिकल फॉर्म में भी दिया और इसकी डिफिनीशन भी दी। तो हम लोग सबसे पहले डिफिनीशन देखेंगे। डिफिनीशन क्या है? एट एनी कांस्टेंट temperature the current flowing through a given metallic wire directly proportional पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है?
जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उस वायर के क्रॉस उसी के। उन्होंने 1827 में क्या बताया कि अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो जो करंट फ्लो करेगी किसी भी सर्किट में, जो करंट फ्लो करेगी किसी भी सर्किट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर। किसी भी वायर के क्रॉस अगर कोई करंट फ्लो कर रही है वो किस पे डिपेंड करेगी? जो पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर नीचे हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक, अब इसको अगर हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल होता है ये क्या हो गया? प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल। यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह रहा है, यहां पर हम लोग जानते हैं क्या होता है प्रोपोर्शनल। अगर हम कहते हैं ए है वो ऐसे दिया गया है, यहां पर बता रहा है जैसे जैसे बी बढ़ेगा ए भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। अगर ये पहले एक था, ये 3 था, और फिर हमने इसको, ये 3 था, ये 1 था, और फिर हमने इसको 4 कर दिया, मान लेते हैं 1.3 हो गया, तो उस हिसाब से जैसे जैसे हम लोग बी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ए जो है बी पर डिपेंड करता है। और अगर यहीं पर अगर वो ये ऐसे है तो जैसे जैसे हम बी को बढ़ाएंगे ए घट जाएगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन होता है। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। अब इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब इसी को हम किस तरह से ले सकते हैं? दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाने के लिए हमने 9th में भी ग्रेविटेशनल लॉ में देखा था, वहां पर कांस्टेंट आ जाता है। ठीक, और यहां पर जो कांस्टेंट आएगा उसको होगा R, अब यहां पर हमें जानना है R क्या चीज है। यहां पर R क्या चीज है? तो R क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहां पर हम लोग ने देखा कि ओम्स लॉ क्या है, उसकी स्टेटमेंट देखी, उसका जो है मैथमेटिकल नोटेशन देखा। इसको ऐसे हम लोग लिखते हैं और यह फार्मूला आप लोग को याद कर लेना है, इस पे न्यूमेरिकल पक्का मिलेंगे। अब हमें एक चीज और देखना है, यहां से हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस। यहां पर हमने देखा कि V इक्वल टू आई आर है, V इक्वल टू आई आर है। अब यहां से अगर हम R को एक तरफ कर लें और V को इधर भेज दें तो क्या होगा? तो फिर क्या होगा? ये ऐसे हो जाएगा, V बाई आई इक्वल टू R, V बाई आई इक्वल टू R। यहां पर R क्या दिख रहा है? R क्या दिख रहा है? रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। क्या हो गया? यहां पर क्या है? रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ये क्या है? ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट। और कांस्टेंट किसके लिए होता है? ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है और वो फिक्स होती है। अब यहां से हमको एक चीज और दिखती है, वो क्या है? अगर इसी रिलेशन से हम लोग देखें, इसी रिलेशन से हम लोग अगर देखें, यहां से अगर हम देखते हैं, यहां से अगर हम लोग देखते हैं तो I इक्वल टू क्या आ सकता है? V बाई आर। I इक्वल टू क्या आ सकता है? V बाई आर। ठीक, अब यहां पर हम क्या देखेंगे? I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? V के। यहां से क्या आ गया? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और यही तो ओम जी ने बताया था, यही जो है ओम जी ने बताया था। अब वही स्टेटमेंट जो हमने इसको लिखा था उसको हमने पलट के ऐसा लिखा था, लेकिन इसको एक तरह से और लिख सकते हैं।
कैसे? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाने के लिए हम लोग जरूरी नहीं हर बार जो है कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की वैल्यू यूज करें, हम लोग उसको अपॉन में भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि या तो हम यहां पर 0.5 मान लेते हैं, कोई है किसी का रेजिस्टेंस 0.5 है, या तो हम यहां 0.5 मल्टीप्लाई कर दें इंटू बी, या तो इसी को हम 1/2 लिख दें। उस तरीके से हम देखते हैं यहां पर क्या हो सकता है, I इक्वल टू वी बाई आर। यहाँ जो आर है वो क्या है, वो यही है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो कि आपका रेजिस्टेंस है, वही यहां पर आया है, ये भी यहां पर अपॉन आर में है। ये क्या प्रूव करता है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, पहला रिजल्ट। और दूसरा क्या है, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जैसे जैसे रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे सर्किट में करंट की वैल्यू घटती जाएगी, और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये छोटा सा रिलेशन था, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आपको ले लीजिए इसका। यहां पर हम लोग को एक जो चीज नोटिस करनी है, मान लेते हैं हमने यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस किसी सर्किट में डबल कर दिया। यहां पर क्या किया, V डबल कर दिया, V डबल कर दिया। अब I भी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो I भी क्या हो जाएगा, I भी डबल हो जाएगा। यहां पर हमने किसी का रेजिस्टेंस डबल कर दिया तो I क्या हो जाएगा, उसका 1/2। अगर ये डबल है, मान लेते हैं 2x पहले था रेजिस्टेंस और उसका जो है इनवर्सली है, तो नीचे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये छोटी छोटी जानकारी थी। ये ओम्स लॉ यहां पर जो है खत्म होता है। अब हमको जो जानना है वो जानना है रेजिस्टेंस के बारे में। ओम्स लॉ पे बेसिकली आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर न्यूमेरिकल आपको पक्का मिलेंगे एग्जाम में। अब हम लोग को जानना है रेजिस्टेंस क्या होता है। अभी तक तो हमने ओम्स लॉ से निकाल ली गई डिफिनीशन को देखा, अब हम थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस मान लेते हैं आप कोई कार लेके बाहर गए घूमने, और आपने देखा रोड पे जिसका जो मन कर रहा है बिना ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किए, जिधर मन कर रहा है उधर कार चला रहा है, बाइक उधर चला रहा है, तो आप देखोगे वहां पर एक कयास की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी और वहां पर जैम लग जाएगा। और वहीं पर आप दूसरे रोड पे जाते हो, वहां पर सब लोग एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं, वहां पर स्पीड लिमिट लगी है, वो सब लोग यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो वहां क्या होगा, वहां गाड़ी आराम से मूव करेगी, और जैम नहीं लगेगा। यही कुछ होता है। मान लेते हैं ये कोई वायर है, ये इलेक्ट्रॉन्स थे, मान लेते हैं ये कोई इलेक्ट्रॉन्स है। जब तक इनमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया गया था, पिछले लेक्चर में बताया गया है, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जो जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन से वो लिंक उठा के देख सकते हैं। तो अगर यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया गया था तो ये क्या करते थे, रैंडम मोशन इधर उधर, जिसका जहां मन करता था वो उधर करता था, तो इनका क्या नेट डिस्प्लेसमेंट जो आता था वो 0 आता था और करंट फ्लो नहीं करती थी। और जैसे ही हम यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते थे, इनमें करंट फ्लो कर जाती थी, करंट इधर से फ्लो की और इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से, उसके अपोजिट। ठीक, यहां पर ये करंट फ्लो की, लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई भी इतना आइडियल हो, कोई भी कंडीशन इतनी आइडियल हो कि कोई कोलिजन ही ना हो। यहां पर जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है, सब एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं यूनिफॉर्मली, फिर भी यहां पर कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, यहां पर भी कोलिजन्स होते हैं,
क्यों? क्योंकि यहाँ कोई भी दुनिया में आइडियल नहीं है, तो ऐसा कोई कंडक्टर भी आइडियल नहीं है जो पूरा का पूरा फ्लो करा दे एनर्जी को। तो वहां पर क्या होता है, ये कुछ कोलिजन्स हो जाते हैं आपस में, कुछ कोलिजन मान लेते हैं, ये कोलिजन हो गया, ये कोलिजन हो गया, तो इनकी वजह से रुकावट उत्पन्न होगी। ये करंट को रोकेंगे, जाने नहीं देंगे, क्योंकि कोलिजन हो रहा है, उतना अच्छा फ्लो नहीं हो पा रहा है। मान लेते हैं आपके पास, एग्जांपल से देते हैं इसको, मान लेते हैं आपके पास कोई प्लास्टिक की पाइप है, ये कोई प्लास्टिक की पाइप है, और यहां से पानी फ्लो कर रहा है। आपने पानी यहां से टैप से लगा दिया है, पानी फ्लो कर रहा है, पानी फ्लो हो जा रहा है, प्लास्टिक की पाइप से पानी फ्लो हो गया, ठीक। मान लेते हैं इसके अंदर 1-2 बूंद पानी की बूंदे बची, मान लेते हैं 5 बूंदे बची, यहां पर 5 बूंदे पानी की बच गई। वही उसी जगह हम लोग एक मिट्टी की पाइप ले लें, हम लोग एक मिट्टी की पाइप ले लें, यहां से हम पानी को जब पास कराएंगे, यहां से हम जब पानी को पास कराएंगे तो उतना अच्छा फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मिट्टी तो अब्जॉर्ब करेगी। यहां पर जो पानी की बूंदें रहेंगी, यहां पर मान लेते हैं 2-2.5 लाख पानी की बूंदें अब्जॉर्ब हो गई, 2-2.5 लाख पानी की बूंदें अब्जॉर्ब हो गई। ज्यादा अच्छा फ्लो किसमें माना जाएगा? इसमें। ऊपर वाले प्लास्टिक के पाइप में, ये क्या था? प्लास्टिक पाइप, प्लास्टिक पाइप। ये क्या था? क्ले पाइप। यहां पर प्लास्टिक के पाइप से मूव की, फिर भी हम क्या देखते हैं, 5 बूंदें भी इसके अंदर रह गई, मतलब इसने भी 5 बूंदों को रोका, इसने ज्यादा बूंदों को रोका। मानते हैं इसका, अगर इसको रेजिस्टेंस के कंपेयर में देखें, ये चार्ज मान ले तो इसने ज्यादा चार्ज को जाने दिया, मतलब इसने फ्लो अच्छे से होने दिया, चार्ज की भाषा में नहीं, फ्लो की भाषा में देखते हैं, इसने अच्छे से फ्लो हो, ऊपर वाले प्लास्टिक के पाइप ने अच्छे से फ्लो होने दिया, फिर भी इसमें 5 बूंदे रह गई, इसने फ्लो को कुछ तो पीछे की तरफ खींचा, थोड़ा तो रोका। वही जगह यहां मिट्टी के पाइप में यहां पर ज्यादा रोका। अगर इसको फ्लो के मामले में देखें तो यहां पर जो रेजिस्टेंस, अगर उस हिसाब से समझे तो यहां पर जो रेजिस्टेंस है पानी के फ्लो के लिए, वो क्या है? ज्यादा है। रेजिस्टेंस यहां ये नहीं कहेंगे 0, क्योंकि इसने भी 5 बूंदों को रोका है, मतलब रेजिस्टेंस यहां भी है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है? लो है। क्या है? रेजिस्टेंस लो है। आइडियल केस इतना ज्यादा बन नहीं सकता है। क्या होता है? आइडियल केस इतना ज्यादा बन नहीं सकता है। तो इसलिए कुछ न कुछ ऑब्स्ट्रक्शन, कुछ न कुछ रुकावटें उत्पन्न होती हैं। करंट अगर फ्लो कर रहा है तो थोड़ा बहुत उसको रोकता है, कंडक्टर्स में कम रुकता है, और इंसुलेटर तो जाने नहीं देता, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। यहां पर क्या होता है? ये रोकते हैं करंट फ्लो को। और जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, किसी भी मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट के फ्लो को रोके, रिस्ट्रिक्ट करे, वही होती है हमारी रेजिस्टेंस। तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी? प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल टू रिस्ट्रिक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट the flow of current। प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो करंट के फ्लो को रोकती है, करंट के फ्लो को रोकती है। ये क्या हो गया? इसकी डिफिनीशन हो गई, और ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट हुआ, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब यहां पर जो हमें देखना है, अब यहां पर हमें जो देखना है, अगर इसका मैथमेटिकल पार्ट देखें, यहां पर देखेंगे मैथमेटिकल पार्ट, मैथमेटिकल पार्ट, मैथमेटिकल पार्ट हम लोग कहां से उठाएंगे? ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा? V = IR। क्या पढ़ा? V = IR। अब यहां से अगर हम R के लिए रिलेशन निकालें, अभी हमने पीछे भी देखा था, अगर यहां से R के लिए रिलेशन निकालें तो वो क्या आ जाएगा? R = V/I। ये रिलेशन आया, ये रिलेशन आया। ये क्या शो कर रहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो रेशियो है किसका? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का। कोई वायर है, ये कोई मान लेते हैं वायर है, इससे करंट फ्लो हो रही है, तो इसके अक्रॉस ये पॉइंट है, ये पॉइंट है,
यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई होगा, यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा, अगर उसका और हम इससे फ्लो होने वाले करंट का रेशियो ले लें तो हमें इसका रेजिस्टेंस मालूम पड़ जाएगा। अब इसकी हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म से डिफिनेशन देखेंगे। मैथमेटिकल फॉर्म से डिफिनेशन देखेंगे। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट थ्रू अ मेटालिक वायर। क्या हो गया? ये रेशियो हो गया किसका? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का। यहां पर अगर हम देखते हैं कि ये हमारा रिलेशन था। अब अगर इसकी हम यूनिट निकालें, अगर यहां पर रेजिस्टेंस की हम यूनिट निकालें, यहां पर रेजिस्टेंस की जो यूनिट निकालें, इसका क्या हो गया? वोल्ट, और इसका क्या हो गया? एम्पीयर। यूनिट क्या आ जाएगी? यहां पर यूनिट लिखते हैं, यूनिट क्या आ जाएगी? वोल्ट पर एम्पीयर। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं वोल्ट, इस तरीके से। और इसकी जो एसआई ने जिसको यहां पर एसआई ने भी जिसको मान्यता दी है, वो भी इसकी एक यूनिट होती है। वो क्या होती है? ओम। और ओम का जो सिंबल होता है रेजिस्टेंस के लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे। हम रेजिस्टेंस के लिए इस सिंबल को यूज करेंगे, ये ओम का सिंबल है। और साइंटिस्ट जो हमारे जॉर्ज साइमन ओम जी थे, जिन्होंने 1827 में ओम्स लॉ दिया, उन्हीं के ऑनर में इसको जो है ओम इसकी यूनिट बनाई गई। ये हो गई बेसिक जानकारी रेजिस्टेंस के बारे में। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम लोग को एक चीज और देखना है, वो क्या है? रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग देख रहे थे, तो हम लोग को जानना है रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस जो होता है हमारा, वो कंडक्टर की लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया और मटेरियल और टेम्परेचर, इन चार चीजों पे डिपेंड करता है। किस पे? लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। चारों के बारे में डिटेल्ड जो इंफॉर्मेशन है वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। और अगले लेक्चर से पहले आज हम लोग कुछ और टॉपिक्स भी कवर करने वाले हैं। उनमें से जो पहला है हमारा वो है बेसिक सा 1 ओम रेजिस्टेंस। 1 ओम रेजिस्टेंस। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, आप भी कहेंगे भैया ये तो 1 ओम रेजिस्टेंस की जो डिफिनीशन हुई, अगर R इक्वल टू V बाई आई है, ये हमने कहां से पढ़ा? बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हमने ये पढ़ा। R इक्वल टू क्या है? V बाई आई है। तो अगर यहां पर हम V को 1 वोल्ट कर दें और I को 1 एम्पियर कर दें, इक्वल टू हो जाएगा 1 वोल्ट एम्पियर। और यही तो हमारा ओम होता है भैया, ये 1 ओम की डिफिनीशन हो गई। अब इसको हम लोग डिफिनीशन नोट कर लेंगे। क्या है डिफिनीशन? यहां नोट करते हैं, व्हेन, इसको नोट करेंगे, द रेजिस्टर ऑफ एनी मटेरियल is said to be 1 ohm when potential difference applied across it is 1 volt and current flowing through
इट इज 1 एम्पियर। तो जब भी किसी भी मटेरियल से 1 वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस 1 वोल्ट हो और जो करंट फ्लो हो रही है वो 1 एम्पियर हो, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 1 ओम होगा। यहां पर हमारा जो होता है रेजिस्टेंस का भी टॉपिक खत्म होता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे इसका ग्राफ देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। अब जरा छोटी सी और जानकारी उसको देख लेते हैं हम लोग। कंडक्टर में क्या होता है, करंट फ्लो करती है, मतलब वहां पर वो जो रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा है कंडक्टर वो क्या है, कम है, रेजिस्टेंस क्या है, लो है। वहीं इंसुलेटर को अगर हम देखें तो उससे करंट फ्लो ही नहीं करती। क्या बताता है ये बताता है कि इंसुलेटर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। हमें अब इसके आगे देखना है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सर्किट डायग्राम पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस, उसको हम लोगों ने देखा और उसका जो नोटेशन है सर्किट में वो ऐसे डिनोट करते हैं। और एक चीज हमने पढ़ी थी वो है रियोस्टेट, इसी समय उसको भी हम लोग देखेंगे। वो क्या है, रियोस्टेट क्या है, ये क्या है, एक डिवाइस है, डिवाइस टू कंट्रोल रेजिस्टेंस विदाउट चेंजिंग वोल्टेज सोर्स। तो रियोस्टेट वो डिवाइस है जो कि वोल्टेज सोर्स को चेंज किए बिना ही रेजिस्टेंस बदल सकती है। वो कुछ इस तरह से होती है, ऐसे आप लोग लैब में देख सकते हैं, इस तरीके से कुछ होती है। यहां पर एक क्लैंप लगा होता है जिसको आप लोग इधर से उधर स्लाइड करके रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं। ठीक, उसको आप लोग जो है लैब में देखेंगे। तो रियोस्टेट की डिफिनेशन हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग को देखना है ग्राफ किसका, ओम्स लॉ का ग्राफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ जिसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ग्राफ में हम लोग सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। और यहां पर R इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था V बाई I, और वैसे भी I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मान लेते हैं ये हमारा टेबल, ये हमारी टेबल। किसी भी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए मान लेते हैं ये हमारा V था, ये हमारा I। यहां पर मान लेते हैं किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे V की वैल्यू 2 वोल्ट, वहां पर हम देखते हैं I की वैल्यू क्या है, 0.5 एम्पियर। हमने इसकी वैल्यू 4 वोल्ट कर दी। क्या देखेंगे, यहां पर जो वैल्यू है वो 1.2 एम्पियर हो जाती है। ऐसे मान लेते हैं, ये कोई सर्टिफाइड वैल्यू नहीं है, ऐसे हम मान रहे हैं। यहां पर अगर हम लोग लेते हैं, ये यहां पर 6 वोल्ट हो गया, ये मानते हैं 2 पे 0.6 था। यहां पर ये कितना हो गया, 1.9 के आसपास। और यहां पर 8 वोल्ट लिए तो ये कितना आ गया, 3 एम्पियर आ गया। ये एम्पियर में वैल्यूज हैं और ये किसमें है, वोल्ट में। हम लोग को अब ग्राफ प्लॉट करना है। ये हमारे हो गया क्या, करंट हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इधर हो गया। यहां पर कितना था, ये था 2, 4, 6, 8। यहां पर 0.6, 1.2, 1.8,
2.4। अब यहां पर 2 पे हम लोग को कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है यहां पर 0.6 पे, और 4 वोल्ट पे 1.2 पे मिल रहा है हम लोग को। किस पे मिल रहा है, 1.2 पे। ये 6 वोल्ट पे 1.9, मतलब यहां कहीं 6 पे 1.9, और ये आ जाएगा यहां कहीं, और 8 वोल्ट पे जाके मिल रहा है 2.3 पे। ये अब अगर यहां पर हम पॉइंट्स को मिलाएं, ये क्या मिलेगी, ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी। हम क्या देखते हैं, यहां पर जो ओम्स लॉ का जो ग्राफ आया वो क्या आई, वो एक स्ट्रेट लाइन आई। तो यहां पर जो ये जो रिलेशन है वो इसको सर्टिफाई कर रहा है, मतलब ग्राफ अगर सीधा जा रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो वो इस रूल को सर्टिफाई कर रहा है। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको इस क्लास में नहीं पढ़ने हैं, ये आपके आगे की क्लास में मिलेंगे। तो आप लोग इस पे बढ़िया से नोट्स बनाइए ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस पे, और इसमें जो भी दिक्कत हो आप लोग इसको क्वेरी कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इस पे क्वेश्चंस कुछ कराएंगे, और फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को उसको देखेंगे। बाकी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए इसको। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा हो, पिछले वीडियोस का प्लेलिस्ट वीडियो के नीचे दे दिया गया है, और वहां पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। अगर वो ओपन नहीं होता तो उसका तरीका भी बताया गया है, आप लोग वहां ज्वाइन कर लीजिए। तो वहां पर आप लोग को नोट्स भी, वेल प्रिपेयर्ड नोट्स भी मिल जाएंगे। बाकी घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।